नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। आज वैसे देश में एक ऐसी घटना बनी, मेरे ख्याल से पहली बार मोदी शाह की सरकार को लोकसभा में पराजय का सामना करना पड़ा और पीछे हट करना पड़ा। दो बिल उनको वापस लेना पड़ा। एक में उनको पराजय मिली क्योंकि 2/3 बहुमत उनके पास था नहीं, फिर भी वो लाए थे, वो एक साजिश के तहत। खैर, उस पर अजय जी हमारे से बात करेंगे, मगर साथ में मैं दो और खबरें बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि मोदी जी आए दिन घोषणा करते रहते थे कि हम चौथी इकोनॉमी है विश्व में। आज आईएमएफ ने घोषित कर दिया है कि हम चौथी नहीं, अब तो छठी हो गए हैं और जापान और यूके हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वो बार बार ये दोहराते थे कि जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से वो जापान कहां और हम कहां, पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से देखें तो भी। दूसरी खबर यह है कि हॉर्मस खाड़ी को ईरान ने खोल दिया है, फिर भी ट्रंप अभी भी कहते हैं कि हम अपना वहां पर जो वहां से गुजरने वाले जो जहाज हैं, तेलवाहक जहाज हैं, उनकी नाकाबंदी करके रहेंगे। तो मतलब अभी वैसे युद्ध का अंत नजदीक है, ऐसा ट्रंप कहते हैं, मगर सवेरे कुछ कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, रात को कुछ और सपने आते हैं। तो ये खबरों का अपडेट हम देके सीधा सीधा हम अजय जी के पास चलेंगे। अजय जी, आज तो माहौल काफी गरमाया हुआ है देश का, क्या कहेंगे? ये स्वाभाविक सी बात है। जिस तरह से आप देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि आप ये पूरी तरीके से मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सदैव महिलाओं को अगली पंक्ति में शामिल करने के खिलाफ रहे। वो कभी भी पूरी तरीके से महिलाओं को हक देने के पक्ष में नहीं रहे, और इसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण मौजूद हैं। जब मजबूरी होती है तो दिखाने के लिए कि हम ये भी ना दिखाई दें कि महिला विरोधी है, तो बोलेंगे कि हम तो महिलाओं के पक्ष में हैं, लेकिन उसमें ही इतने क्लॉजेज जोड़ देंगे कि जिससे दूसरा विरोध करने लग जाए। अब मैं उदाहरण आपको सीधे सीधे देता हूं। 2010 में जब संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने पास करा दिया था बिल, बीजेपी ने सहयोग किया, लेकिन जब लोअर सदन यानी लोकसभा में आया तो कांग्रेस के पास उतना नंबर नहीं था, तो बीजेपी से कहा कि हाँ, इसमें सपोर्ट कीजिए। उस समय बीजेपी के 3 नेता, जो इस समय यूपी का एक मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, दूसरे हुकुम नारायण यादव, और एक तीसरे बैंस साहब थे। ये 3 भाजपा के नेता ये कर गए गड़बड़। फिर बाकी सपा, आरजेडी और जेडीयू और बीएसपी, ये 4 दल ये कहते हुए कि इसमें पिछड़ों का नहीं है, तो ये कहते हुए वो चले गए। तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी बिल गिरने नहीं दिया। जैसे इस बार गिरा है, कांग्रेस ने गिरने नहीं दिया था, कांग्रेस ने उसे समिति को भेज दिया, क्योंकि उस समय तक कोई जातिगत जनगणना हुई ही नहीं थी। तो कांग्रेस ने यही कहा कि जब जातिगत जनगणना हुई नहीं है, उसका डेटा नहीं है, तो उसका आरक्षण कैसे किया जा सकता है? सही बात। वो आने के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए मौजूदा परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को आरक्षण मिलने दीजिए। आगे जब 2011 में कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उसका डेटा वो जारी करते, उसके पहले सरकार चली गई और मोदी सरकार ने वो रिलीज नहीं किया, कभी वो रिलीज नहीं किया। तो मैं यही कह रहा हूं, लेकिन वो बिल एग्जिस्ट करता था। मोदी सरकार ने उस बिल को
इंट्रोड्यूस नहीं किया, जबकि उनके पास उस समय नंबर था और कांग्रेस के सहयोग से मिलके वो कर सकते थे। तो अब आप सोच लीजिए कि आप जब करना ही नहीं चाहते हैं तो उससे यही होता है। अब मैं आता हूं जो असली मुद्दे पे, कि ये सारी बातें जब आती हैं, राहुल गांधी ने तो 2019 में भी कहा था कि इसको कीजिए, एज इट इज कीजिए, बाकी जब जो आएगा, तब तक तो जात की भी मांग नहीं वो कर रहे थे, वो कह रहे थे इसको लागू कीजिए और जब जो भी रिजर्वेशन के क्राइटेरिया जोड़ते जाएंगे उसमें जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन नहीं किया गया। 2023 में जब आया तब भी जातिगत जनगणना, क्या कोई जनगणना नहीं हुई थी? जो 2021 में हो जानी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। 6 साल यहां पर मैं एक बात जोड़ दूं, कोरोना की वजह से नहीं हुई जाति वो जनगणना ऐसा कहते हैं, मगर कई देश ऐसे हैं कि कोविड-19 के वक्त में भी वहां पर सेंसस हुआ है, दुनिया के कई देशों में हुआ। नहीं हरि भाई, एक बात बताइए, यदि कोरोना के कारण था तो नमस्ते ट्रंप आप ही के यहां गुजरात में क्यों हुआ था, इतनी भयंकर गैदरिंग? यदि यही वजह थी तो संसद का सत्र क्यों हुआ था, विधानसभाओं के सत्र क्यों हुए थे, तमाम राज्यों की सरकारें गिराने की साजिश क्यों की गई थी उसी दौरान, जिनमें एक मध्य प्रदेश की गिर भी गई थी। कर्नाटक उदाहरण है, और उदाहरण है जो है इधर, अरे क्या कहा जाता है, राजस्थान, जो गिराने की कोशिश की गई थी। तो ये सारी कोशिशें की गई थी, इसलिए ये मत बताइए कोरोना का तो सिर्फ बहाना है, खुद जो जो करना था सब कुछ किया, सारे ड्रामे हो रहे। और आज अजय जी, आज उन्होंने झूठ के पुलंदे छोड़े। अमित शाह जब उत्तर दे रहे थे अंत में, उन्होंने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक की गवर्नमेंट की बात करी। उसमें आधी अधूरी बातें करते करते उन्होंने काफी कुछ झूठ बोला, संसद में झूठ बोला, मगर अब वो उनको झूठ बोलने की आदत है। मैं भाजपा के लोगों से आप सत्य की उम्मीद कर कैसे सकते हैं? यदि आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह बेहद मतलब गलत अपेक्षा कर रहा है और वो अपेक्षा उसे करनी ही नहीं चाहिए। इस योग्य नहीं है वो लोग। अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया कि यदि भाजपाई लोग लिखकर भी देवे कि प्रधानमंत्री महिला होगी तो भी हम उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उस पर टिके नहीं रहेंगे। सही है, यही नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, उस पर इसी अमित शाह ने कहा था कि अरे जुमले हैं, वो तो जो कह दिया गया वो जुमले थे। तो जुमला जनता को दे करके ही ये काम करते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। ये गलत इतिहास बताते हैं, ये गलत बातें बताते हैं, ये गलत तथ्य पेश करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभद्रता करते हैं, और उसके बाद यह स्थिति है कि कुछ भी करते हैं, न स्पीकर उस पर बोलता है, न कोई बोलता है, न कोई संसदीय परंपरा होती है। संसदीय परंपरा तो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष पर लागू होती है, बाकी किसी पर नहीं। मगर मैं आपको बताऊं, आज राहुल गांधी ने जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जो कि असंसदीय शब्द प्रयोग थे, ये बात तो उनको नहीं कहना। उनको जो भी बात विरोध करना था तो विरोध कर सकते थे, जैसे प्रियंका गांधी ने किया। वो यानी अखिलेश यादव कहते हैं विरोध करते हैं, मगर राहुल गांधी जब बोलने खड़े होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करते हैं और मैजिशियन बताते हैं। वो शब्द प्रयोग तो असंसदीय है। नहीं, कहां से असंसदीय है? नहीं, मैजिशियन कैसे? नहीं, बिल्कुल गलत, नहीं बिल्कुल गलत, 100% गलत। मैं वही तो कह रहा हूं, 100% गलत। इसीलिए राहुल गांधी उसे आखिरी तक रिपीट करते रहे। 100% गलत। हमारे यहाँ हॉकी का जादूगर, अरे आप सुन तो लीजिए। नहीं, कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है। मैजिशियन
एक शब्द है, एक व्यवसाय है, एक तरीका है, उसको आप असंसदीय नहीं कह सकते। उसी तरीके से वो असंसदीय नहीं है, कहीं पर भी यह इस बात का जिक्र नहीं है, आप खुद सर्च कर लीजिएगा। यह झूठ की बात। वो क्या कह रहे हैं कि इशारों के जरिए, इसके जरिए यदि आप कहते हैं तो असंसदीय, ये है। वो अमित शाह की बात थी, अमित शाह हाँ, बता रहे मैं थे। वो इसीलिए तो बता रहा हूं। एलओपी को बदनाम करने के लिए करते ही रहते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि ऐसा कोई नहीं है, और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री, कहा प्रधानमंत्री कहां से आ गए? भाई एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं ये चोर है, चोर है, चोर है, तो नरेंद्र मोदी ही चोर है, ये राहुल गांधी ने तो नहीं नाम लिया। राहुल गांधी ने कहा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। तो जब नाम नहीं लिया तो आपको क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री को कह रहा हूं? इसका मतलब राहुल गांधी ने सही नब्ज पर हाथ रखा और सही बात कही। असली मदारी जो है, उन्होंने मदारी को मदारी कहा। तो और इस राहुल पर एफआईआर भी आज करा दी उन्होंने, वो जज ने जो आदेश दिया। मैं उसी पे आ रहा हूं। राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा, मैजिशियन है, और वो मैजिशियन देखने को मिला कि आज भारत की अर्थव्यवस्था तो नीचे जा रही है, लेकिन मैजिशियन यानी मदारी का दोस्त एशिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाता है। वो जो इस रीजन में, जापान जो है चाइना के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एशिया में, तो वो जापान में भी कोई इतना बड़ा रईस नहीं है जितना बड़ा ये है। चाइना में भी इतना बड़ा कोई रईस नहीं है, जो दूसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन छठे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला एक पूंजीपति, चूंकि वो मैजिशियन का दोस्त है, इसलिए वो एशिया का सबसे बड़ा रईस बन जाता है। साहब, ये हो रहा है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, यह सरकार असल में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना ही नहीं चाहती है, नहीं तो 2023 में ही इस तरह के क्लॉजेज नहीं जोड़ती। और अब कल रात को नोटिफिकेशन नहीं डालती, कल रात को नोटिफिकेशन डाला। और यदि अभी देना था तो अभी भी वो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो उसके साथ में दो और बिल जोड़ के लाई जिससे ये तीनों बिल गिर जाए। तो वास्तव में सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही थी जिससे तीनों बिल गिरे, और तीनों बिल गिरे इसलिए इसको ये पूरी साजिश रची गई। भाजपा नहीं चाहती कि दिया जाए। 2010 का, जैसे मैंने आपको बताया, 2010 में आदित्यनाथ समेत तमाम लोगों ने जिस तरह से किया था, मान लिया सपा और ये सब थे, ये बीजेपी पूरी तरह साथ देती तो शायद हो जाता, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने नहीं किया। अब मैं इसके बाद आता हूं, जेडीयू तो इन्हीं की सहयोगी थी, जेडीयू ने भी नहीं किया था। तो इसी तरह से जब ये स्थितियां आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार या बीजेपी की सरकारें साजिशें रचती हैं। ये साजिश का हिस्सा है। अब राहुल गांधी उनके उन सच को बता देते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष को बोलना नहीं होता है, उसे एक लकीर भी खींचनी होती है, और राहुल गांधी ने वो लकीर खींची और बताने की कोशिश की कि कैसे मदारी फंस गया है उस जाल में, जिस जाल में वो फंसा के दुनिया को खेल दिखा रहा था। तो अब चूंकि फंस गया है, इसलिए वो तमाम ड्रामे कर रहा है। वास्तविकता ये है, उन्होंने जो 16 नंबर का जिक्र किया वो भी इसीलिए किया कि कैसे एप्स्टीन की 16 फाइलें कहां कहां फंसी हैं और क्या क्या है, और 16 बार ही नरेंद्र मोदी का नाम भी आया है। दोनों चीजें, मोदी ऑन बोर्ड। और यहीं तक बात नहीं होती, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, और फिर उन्होंने नोटबंदी से लेके तमाम सारी बातों का भी जिक्र कर दिया कि कैसे मदारी का खेल ही दिखाया गया, क्योंकि वास्तविकता में देश को उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हुआ। चाहे बालाकोट रहा हो, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे
जो है ऑपरेशन सिंदूर रहा हो। तो ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी सरकार असल में कुछ देने के लिए नहीं, बल्कि बदनाम करने, साजिश रचने, नैरेटिव बनाने के लिए ये सब खेल करती है। और अब मैं आ रहा हूं चुनावी सबसे, लाभ के लिए, यानी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाकी है, तो वहां पर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लेकिन उससे फर्क अब नहीं पड़ना है, क्योंकि जनता अब इतनी मूर्ख है नहीं, मुझे लगता है उसके पास में अब बातें पहुंचती हैं और विपक्ष पहुंचाने में सफल हो रहा है धीरे धीरे। विपक्ष अब की मैं, एकता भी बनी रही इस बार, ऐसा कह सकते हैं। जी हालांकि बिल्कुल, एनडीए के कुछ लोग नहीं उनको वोट दिए। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप ये देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन माहौल है और मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत भी है। अब मैं आता हूं, राहुल गांधी जब यह करते हैं तो राहुल गांधी को डराने के लिए, धमकाने के लिए जिस तरह की साजिशें रची जाती हैं, कर्नाटक से एक व्यक्ति आता है, लखनऊ में रायबरेली कोर्ट में जाके केस फाइल करता है, फिर लखनऊ कोर्ट में केस फाइल करता है और उनके खिलाफ यह आरोप लगाता है कि वो तो विदेशी नागरिक भी हैं, उनके पास 2 पासपोर्ट है। साहब 2 पासपोर्ट हैं, उसी को पता है दुनिया में, किसी और को नहीं पता है। राहुल गांधी जब 5 साल सांसद रहे उसी केरल से, बगल में ही था, वहां वो नहीं गया था। उसके पहले 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह सबसे पहली बार आरोप लगाया था और गृह मंत्रालय को शिकायत दी थी, वो भाजपा के राज्यसभा सदस्य थे। क्यों जो है उस समय गृह मंत्रालय ने इसकी जांच करी, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की, क्यों नहीं इस पर सीबीआई जांच या जो भी जांच करानी थी वो नहीं कराई, और यदि कराई तो सार्वजनिक क्यों नहीं की। अब आप देखिए, जब वो बंदा हाई कोर्ट में भेजा जाता है, हाई कोर्ट में जाता है तो किस बेंच का इंतजार किया जाता है? जब आरएसएस की शाखा में जाने वाला वह जो है विद्यार्थी है, जज है, मैं पर्सनली भी जानता हूं, तो वो जो है जब उस पे बैठता है तो किया जाता है और वो सीधे गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगता है, तो गृह मंत्रालय न ये कहता है कि राहुल गांधी इसमें है, न ये कहता है कि नहीं है। जी। वो शिकायत की कॉपी रख देता है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दी थी, उसकी वो नोटिंग रख देता है और कोर्ट आदेश कर देती है एफआईआर दर्ज करने की। करिए आप, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है कर लीजिए। जब इस तरह की स्थितियां हो तो निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि ये सरकार आखिर कर क्या रही है। असल में यह सरकार बेहद डरपोक है, कायर है, वो लोगों को हक नहीं दे सकती, छीनने का काम करती है। वो सोचती है कि हर कोई उसी के तरह डरपोक है तो डरा लेंगे। जैसे आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया फरमान कर दिया कि ईरान से और रूस से तेल नहीं खरीद सके। आगे साहब सरेंडर है। भारत के लोगों को भयंकर संकट हो रही है, गैस नहीं मिल पा रही है। मैं खुद पर्सनली 15 दिन हो गए मुझे बुकिंग कराए, आज तक अभी गैस नहीं आई। तो अब आप सोचिए इस तरह की स्थितियां हो और उसके बाद में कहें कि हाँ सब बिल्कुल ठीक है, पर्याप्त है, अच्छी सप्लाई चल रही, सब चल रहा है। अभी आ गया कि जिस तरह से सरकार ने किया है, उसके बाद में चुनाव के जिस दिन भी वोटिंग हो गई, उसके बाद में आप देख लीजिएगा तुरंत पेट्रोलियम के सबके दाम बढ़ जाएंगे। जी। जो संकट आज खड़ा है वह बेहद डरावना है और ऐसी स्थिति में ये सिर्फ साजिश रच सकते हैं, जिस समय साजिश रचने की बजाय इस देश के लोगों को बचाने के लिए काम करना चाहिए, तो उसकी बजाय इसमें पैसा बर्बाद करते हैं और गलत चीज, क्योंकि ये सोच रहे थे कि इससे हम नैरेटिव बना ले, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को समय रहते जानकारी मिल गई। सोनिया गांधी ने लेख लिख के बात बता दी थी, जबकि उसका ड्राफ्ट भी किसी के पास नहीं आया था। इस साजिश का खुलासा कांग्रेस ने टाइमली कर दिया
जिसका नतीजा ही वो जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया। तो इससे एक चीज साफ हो गई कि ये क्या है, और पूरी विपक्ष ने सही भूमिका बना ली और सदन में यह बात कह भी दी हर किसी ने कि हम महिलाओं को देना चाहते हैं, लेकिन इस परिसीमन के खिलाफ है। हमें चाहिए कि इसके साथ साथ पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो एक विशेष प्रावधान है वो मिलने चाहिए। तो यह चीज निश्चित रूप से होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अजय जी, एक अंतिम सवाल पूछता हूं, ये मोदी की पहली हार होगी ऐसा कह सकते हैं संसद में? वैसे वो जीते तो कभी नहीं है, लेकिन इसे आप सीधे सीधे प्रत्यक्ष हार कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में तो उन्होंने अंत में घूम फिर के वही होता है ना, पिछली रोटी आदमी खाता है जाके, वो काम वो करते हैं। तो वही स्थिति है। की कोशिश तो करी होगी कि बिल्कुल बहुमत हो जाए। बिल्कुल की है, और इन्होंने पूरी कोशिश की है, उसी का नतीजा है। आप ये देखिए, इन्हें बड़ा वो हो रहा था, लेकिन अंत में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार का परिचायक उनका वह ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं, मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि वो अपनी मां, बहन, बेटी और पत्नी का स्मरण करके वोट दें। साहब, सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी ने क्या जसोदा बेन का स्मरण किया? क्योंकि मां तो अब जीवित नहीं, बेटी है नहीं, क्योंकि जसोदा बेन और वो बताएंगे, या होगी तो मुझे पता नहीं है। और इसके बाद में बहनें हैं, ठीक है, याद किया होगा, लेकिन जसोदा बहन को उन्होंने याद किया या नहीं किया, ये उन्हीं को बताना पड़ेगा। तो ये उनकी नैतिक हार है और उनकी रणनीतिक हार भी है, क्योंकि वो जो नैरेटिव बनाना चाहते थे वो बन नहीं पाया। भले ही वो अभी भी मीडिया के थ्रू यही चला रहे हैं कि महिला वो बिल गिर गया, सशक्तिकरण बिल गिर गया, महिला क्या शक्ति वंदन बिल गिर गया, लेकिन असल में सही बात यह है कि ये महिला बिल था ही नहीं, क्योंकि महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है था, और उसका नोटिफिकेशन कल रात को निकाला उन्होंने जी। तो ये और अच्छी चीज है कि यानी वो तो है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जी। ये उसमें जो चोरी करने जा रहे थे वो बच गई, ये है सबसे। तो लोकसभा में आज 298 वर्सेस 230 सत्ता पक्ष के साथ है, बिल के समर्थन में भी, तीनों बिल के समर्थन, यानी एक बिल के समर्थन में, महिला आरक्षण बिल में संशोधन के समर्थन में 298, उसके खिलाफ 230 थे, यानी 2/3 बहुमत तो उनके पास था नहीं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो नहीं सकता है। मगर बाकी के दो बिल जो थे, परिसीमन और एक और, वो वापस लेना पड़ा उनको। ये भी उनकी नैतिक हार ही हमें समझना चाहिए। मेरे ख्याल से मोदी अपनी हार डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में वो ज्यादा आक्रामक बनेंगे, मगर मालूम नहीं उनको कैसे फल मिलेंगे, ये देखना होगा। आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।